हाय गाइस। आज की क्लास में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 41, 42 एंड 43 एंड 43A देखेंगे। ओके, आर्टिकल 41। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 41 देखेंगे। आर्टिकल 41 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 प्रोविज़न देता है। सबसे पहला एजुकेशन मतलब शिक्षा, सेकंड वर्क मतलब काम, थर्ड पब्लिक हेल्प लोक सहायता। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आर्टिकल 41 में ये 3 चीज़ों का प्रोविज़न करता है। एजुकेशन शिक्षा, वर्क काम, पब्लिक हेल्प लोक सहायता। मतलब ये राज्य का कर्तव्य है कि सभी नागरिकों को जो शिक्षा योग्य हैं शिक्षा का प्रावधान कराए, उसके लिए काम की व्यवस्था करे, एवं पब्लिक हेल्प जिसके अंदर आती हैं लोक सहायता के अंदर आती हैं, जैसे वृद्धा पेंशन्स होती हैं और जितने भी जो बुजुर्ग हैं उनके लिए, और आर्थिक सहायता जो गरीब लोग हैं उनके लिए आर्थिक सहायता। ठीक है, अब हम देखते हैं शिक्षा। शिक्षा से इसमें क्या मतलब है, जो डीपीएसपी हैं इसमें जब राज्य ने कहा है कि सभी नागरिकों के लिए शिक्षा का होना अनिवार्य है, तो इसका मतलब देखिए शिक्षा एक बुनियादी शुरुआत होती है। हम देखते हैं शिक्षा से क्या फ़ायदे होते हैं जो कि आगे चल के देश के हित के लिए सर्वोपरि है। देखो, अगर हम बुनियादी स्टेज होती है एक बालक की बचपन, उसमें अगर शिक्षा का प्रावधान कराएंगे, यही महात्मा गांधी का भी कहना था। बुनियादी शिक्षा परमो धर्म। महात्मा गांधी ने भी कहा था जो कि बुनियादी शिक्षा होती है जो बच्चों को दिलानी चाहिए, वो राज्य का कर्तव्य है। जब बच्चा शिक्षित होगा तभी तो वो आगे जाके उसका विकास होगा। जब विकास हो जाएगा तो वो अपने विकास के जरिए से राज्य जो हमारा भारत देश है उसके विकास में अपना योगदान देगा। ठीक है, दूसरा उन्होंने कहा जब बच्चा शिक्षित हो गया है तो उसको काम का भी प्रावधान हो। ऐसी शिक्षा किस काम की जो आगे चल के कोई उसका रोजगार ना मिले या उसे उसका जीविकोपार्जन ना हो, तो काम का भी प्रावधान दिया है। जब काम करेगा तो वो अपने घर के जो खर्चे हैं वो उठाएगा, और जब घर के खर्चे उठाएगा तो वो एक तरीके से जब खर्चे घर के जाएंगे तो रुपया तो वहीं जाएगा देश के अंदर ही। जब हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम देंगे क्या, खरीदेंगे क्या, बेचेंगे क्या। जब यही जो ये कार्य है, अगर व्यक्ति को कार्य मिलेगा तो वो एक तरीके से राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान माना जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, पब्लिक हेल्प। पब्लिक हेल्प मतलब लोक सहायता। लोक सहायता का क्या है, अब सोचिए कुछ होते हैं वृद्ध लोग, उनसे नहीं कार्य हो पा रहा है। ठीक है, तो उनके लिए पेंशन की योजना करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य बनता है। ठीक है, और कुछ गरीब निर्धन लोग हैं तो उनकी भी सहायता करनी चाहिए। ठीक है, वो नहीं नहीं बन पा रहे हैं इस लायक कि कोई कार्य करें। ठीक है, हो सकता है उनकी शारीरिक परेशानियां हों तो उनको भी देखना है। तो यही आता है पब्लिक हेल्प में, लोक सहायता में। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 41 है, इसके अंदर एजुकेशन, वर्क और पब्लिक हेल्प आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 देखिए वहाँ पर कार्य, शिक्षा और लोक सहायता की बात हुई थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्य तो मिल गया है,
काम तो मिल चुका है, लेकिन अब उस काम की जो दशा होती हैं, कंडीशंस, इसके बारे में बात हुई है आर्टिकल 42 में। जो मजदूर हैं उनकी जो कार्य कर रहे हैं उसकी दशा कुछ तय होनी चाहिए, कंडीशंस होनी चाहिए उसकी। वो दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो न्याय संगत हो, ओके, और सेकंड मानवोचित हो। न्याय संगत का मतलब न्याय के योग्य, मानवोचित शब्द बना है मानव प्लस उचित। गुण संधि से, ये गुण संधि से शब्द बना हुआ है मानव और उचित, इसे कहते हैं मानव उचित, मतलब मानव के लिए उचित हो वह कार्य मिलना चाहिए। ये जैसे कि अब इसके हम देखते हैं काम की दशा में, जैसे अब मान लीजिए अब किसी को आपने काम दे दिया है, ठीक है, अब आपने उसको ऐसी जगह काम दे दिया है वहाँ काफ़ी केमिकल्स, पॉल्यूशंस वगैरह है, तो उसके शरीर के लिए तो ये हानिकारक है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई आपने छोटा बच्चा ले लिया है, छोटे बच्चे को आपने श्रम में लगा दिया है, तो ये भी एक अपराध हुआ, ठीक है। ये भी उसके मानव के लिए उचित नहीं है, एक श्रम कार्य, ठीक है, बाल श्रम कार्य। आप किसी व्यक्ति को आपने भेज दिया है ऐसी कंडीशंस में, ऐसी पर्यावरण, ऐसे भौगोलिक पर्यावरण में भेज दिया है जहां उसका रहना उचित नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ें देखनी है, इसमें काम की दशाएं देखनी है, कुछ कंडीशंस हैं जो राज्य का कर्तव्य बनता है, कुछ ऐसी कंडीशंस में ही कार्य दें जहां व्यक्ति अपने आप को स्टेबल कर सके, ठीक है। ये देखते हैं हम अपने आर्टिकल 42 में। अब देखो, जब आर्टिकल 42 में जब कार्य की दशा के बारे में बात किया है तो इसके लिए कुछ इनकी कंडीशंस, जो ये कंडीशंस हैं उनको सुधारने के लिए कुछ कानून भी बने हैं, कुछ अधिनियम बने हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे ये है कामकार प्रतिकर अधिनियम, ये 1923 में बना है, ठीक है। जो कामकार हैं उनके जो प्रतिकर हैं, जो उनकी मजदूरी वगैरह है इससे संबंधित है, और उनकी जो सुविधाएं दी जाएंगी उससे संबंधित है। दूसरा है मजदूरी संदाय अधिनियम, ये 1936 का है। ये भी मजदूरों की दशाओं को एक सही मोड़ पर लाने के लिए, एक सही धारा में लाने के लिए बना हुआ है, ठीक है। यही ऐसे कई कानून हैं। जैसे कारखाना अधिनियम है, कारखाना अधिनियम, ये 1948 में आया है। अब जो कारखाने के अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं वो इस अधिनियम में दिए होंगे कि कारखाने में क्या मजदूरी किस बेस पर तय होगी, व्यक्ति को क्या दिया जाए, क्या किस कार्य के लिए किस व्यक्ति को रखा जाएगा, ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल 42 में है। अब हम देखते हैं इससे आगे आर्टिकल 43 देखते हैं, उसमें क्या है। जो हमारा आर्टिकल 43 है, देखो आर्टिकल 41 में तो हमने काम, शिक्षा और लोक सहायता के बारे में देखा। दूसरे में हमें कार्य मिल गया है तो कार्य की दिशाएं देखी हमने। अब जब हम कार्य की दिशा देख रहे हैं तो आर्टिकल 43 में अब हम देखेंगे निर्गत मजदूरी का प्रावधान। अब निर्गत मजदूरी का प्रावधान, इसे हम समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए, निर्गत का मतलब है यहाँ क्या, सुइटेबल,
सुइटेबल, एप्रोप्रिएट, ठीक है, मतलब व्यक्ति के लिए उचित चीज़ें हैं, उचित मजदूरी है, ठीक है, उचित मजदूरी हम देखेंगे। अब इससे हम क्या समझते हैं, देखो जब मजदूरी तय करते हैं किसी कामकार की, मजदूरी तय करते हैं किसी कामकार की, मतलब कामकार कह लो या मजदूर कह लो, तो हमें मजदूरी तय करते पे ये भी देखना है, क्या देखना है कि अभी मान लो उस मजदूर है कोई, वो कार्य कर रहा है 8 घंटे, ठीक है, 8 घंटे कार्य कर रहा है। अब उसकी जो एक दिन की जो पगार है उसकी वो है सिर्फ 400 रुपये, और उसके जो खर्चे हैं वो 400 से ऊपर हों या मतलब ना आ पा रहे हों 400 के हेर फेर में, तो उसके लिए तो ये एक बहुत परेशानी का सबब बन जाएगा ना कि वो कार्य भी कर रहा है, उसको मजदूरी भी उतनी मिल रही है। तो हमें मजदूरी भी तय करनी है प्रति व्यक्ति की, जो किस कार्य के लिए लगा हुआ है उसे इस हिसाब से मजदूरी देनी है जो उसका खर्चे चलते रहें, ठीक है। और दूसरा हमें क्या देखना है, सबसे पहले इसमें हमने देख ली मजदूरी, दूसरा हमें इसमें यह भी देखना है कि मजदूर का विश्राम का समय। एक मजदूर क्या पूरे दिन थोड़ी ना कार्य करता रहेगा, जब वो कार्य कर रहा है आपका, आप उसको पगार भी दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है आप पगार दे रहे हैं तो उसको पूरे दिन लगाए रहोगे। उसे घंटे में 1 से 1.5 घंटे का क्या कहते हैं विश्राम का समय भी देना चाहिए। उसके बाद उसे उसका जो भोजन है, भोजन का समय देना चाहिए, ठीक है। और उसके आने और जाने का समय भी तय करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें देखनी है निर्गत मजदूरी के अंदर, ठीक है। और अब ये हमने देख लिया, ये 43 है। अब 43 के ही अंदर एक सब क्लोज है आर्टिकल 43 का, वो हम देखेंगे। आर्टिकल 43 के अंदर आर्टिकल 43A है। इसमें क्या देखते हैं इसमें हम देखेंगे प्रॉपर इंटरवेंशन ऑफ लेबर इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आर्टिकल 43A ये कहता है प्रॉपर इंटरवेंशन ऑफ लेबर इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। जो भी औद्योगिक प्रशासन होगा, ठीक है, जो औद्योगिक व्यवस्थाएं होंगी उनके अंदर लेबर का भी हस्तक्षेप होगा, लेबर से भी जानकारी ली जाएंगी, उनका भी एक इंटेंशन जो क्या है, उनकी राय सजेशंस क्या हैं वो देखी जाएंगी। मान लीजिए अगर इंडस्ट्री है कोई APBT लिमिटेड कंपनी है, कोई ये इंडस्ट्री है, अब इसका मैनेजमेंट बोर्ड है, ठीक है। अब मैनेजमेंट बोर्ड अपनी मीटिंग में कोई कार्य कर रहा है, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो इसमें एक लेबर का भी लेबर रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो मजदूरों का प्रतिनिधित्व करे, उसका भी हस्तक्षेप लेना चाहिए इसमें, ठीक है। उसको भी बुलाना चाहिए, उससे भी राय लेनी चाहिए कि हम ये वाला स्टेप लेना चाहते हैं, तो आप अपनी इसमें थोड़ा सजेशन दें। क्योंकि कार्य देखिए डिसीजंस तो सुपीरियर बोर्ड लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसको जो इसके अंडर में कार्य करते हैं वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। उन्हें देखना है कार्य कैसे करना है, ठीक है, तो उनका भी लेना है। क्या तुम्हारा सजेशन है दीजिए, अगर हमको सही लगेगा तो लेंगे, नहीं तो आपसी जो वो होगा तालमेल बैठाकर वो का डिसीजन लिया जाएगा। ये होता है मतलब आर्टिकल 43A का सीधा मतलब ये है कि जब भी कुछ औद्योगिक नीतियाँ बनेंगी या औद्योगिक स्टेप्स लिए जाएंगे तो उसमें लेबर का भी योगदान होना चाहिए, ठीक है। ये हमने आज देख लिया आर्टिकल 41 देखा, 42, 43 एंड 43A DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर पार्ट 4 में है जो कि, ठीक है। अब इसके बाद के हम आर्टिकल्स देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।